हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। छोड़ो मुझे, वरना कोई आ जाएगा। मैं सोकर उठी थी और पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी थी जब किचन से मुझे भाभी की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भाभी किसी से हल्की हल्की आवाज में बातें कर रही हूँ। भाभी की आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे भाई किचन के अंदर है। लिहाजा मैंने उन दो को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और दोबारा से अपने कमरे में आकर बैठ गई। मजीद 10 मिनट में बाद दोबारा किचन में गई तो दोबारा मुझे यही आवाजें सुनाई दे रही थी। अब मुझे हैरानगी होने लगी थी कि मैं जैसे ही किचन के अंदर दाखिल होने लगी, अचानक मेरा हाथ गुलदान से टकराया और गुलदान जमीन पर गिरकर टूट गया। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लिहाजा मैं उसकी किरचियां समेटने लगी। इस दौरान हमारा नौकर किचन से निकला और बिजली की तेजी से मेरे करीब से निकलता हुआ बाहर चला गया। उसको वहां पर देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने जल्दी से किचन में जाकर देखा तो वहां पर भाभी सुर्ख चेहरा लिए खड़ी थी। उनकी हालत देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस वक्त ठीक है। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं तेजी से भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी क्या हुआ है, सब ठीक तो है। मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये इंसान एक बार कही हुई बात नहीं समझता। मैं इसे मुसलसल कह रही हूँ कि मसाले ज्यादा नहीं लाने, लेकिन फिर भी ये एक ही बात कहे जा रहा है। तुम ही मुझे बताओ, अब इस घर से मालकिन मैं हूँ या ये है? अजीब लोग हैं। ये कहकर भाभी वहां से चली गई, जबकि मैं पीछे हैरान चेहरा लिए इन्हें जाते हुए देखती रह गई। थोड़ी देर पहले किचन से आने वाली आवाजें जो मैंने सुनी थी वो मुझे किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन फिर मैंने इसे अपना वहम करार दिया और सोचा कि शायद मैं गलत तसव्वुर कर रही हूँ। हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो। वैसे भी भाभी बहुत ही अच्छी और शरीफ औरत थी। मैं इनके बारे में ऐसा कुछ भी गलत नहीं सोच सकती थी। लिहाजा मैं दोबारा अपने कमरे में चली गई और काम में मसरूफ हो गई। इस दिन मुझे पता चला कि भाई कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं भाई से मिल भी नहीं पाई थी। भाई के जाने के बाद एक चीज जो मैंने अच्छे तरीके से नोट की थी वो ये थी कि अब वो नौकर कुछ ज्यादा ही भाभी के आगे पीछे घूमने लगा था। उसे यूं भाभी के आगे पीछे घूमता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उसे 2-3 बार रोक टोक भी कर चुकी थी। मेरे टोकने पर उसने मुझे यूं घूर कर देखा जैसे अभी वो मुझे जिंदा निकल जाएगा, और उससे भी ज्यादा बुरी नजरों से वो भाभी को देखा करता था। शाम के वक्त जैसे ही भाई की कॉल आई, मैंने फैसला कर लिया कि मैं इन्हें इस नौकर के बारे में बताऊं और इन्हें कहूं कि अब वो इसे नौकरी से निकाल दें। लेकिन उनकी भाई की आवाज बहुत परेशान लग रहे थे वो। तब मुझे पता चला कि वो पहले ही किसी परेशानी में फंसे हुए हैं। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उन्हें मजीद परेशान करूं, इसीलिए मैंने उस बात को दिल में ही दबा लिया और सोचा जब भाई यहाँ पर आएंगे तब इनसे ये बात कर लूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती थी कि ये सब करने से भाभी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिस काम को होना होता है वो होकर ही रहता है। मामूल की तरह वो भी एक दिन था। मैं सहन में बैठी कपड़े धो रही थी। इस दिन भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने इन्हें कहा था कि आप आराम करें। इस वक्त भाभी अपने कमरे में मौजूद थी। कपड़े धोकर मैं जैसे ही फारिग हुई, मेरे दिल में आया कि क्यों ना भाभी के लिए खाना भी बना लूं। इसी सिलसिले में भाभी के कमरे में गई मैं, ताकि उनसे पूछ सकूं कि आप खाने में क्या पसंद करेंगी। लिहाजा जैसे ही मैं इनके कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई, मैं दस्तक देने ही वाली थी कि मुझे अंदर से भाभी की आवाज सुनाई देने लगी। इस वक्त भाभी बहुत तकलीफ में लग रही थी। भाभी की चीखों की आवाज सुनकर मैं बौखला गई और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक था। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आना बंद हो गई। अब दूसरी तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे हर चीज को सांप सूंघ गया हो, जबकि मेरी परेशानी में इजाफा हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लिहाजा मैंने दोबारा दरवाजा बजाना नहीं छोड़ा और मजीद जोर जोर से बजाने लगी, क्योंकि मुझे यही लगने लगा था कि शायद भाभी भी होश हो गई हैं। थोड़ी देर बाद भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? भाभी को मुस्कुराते देखकर पहले मैं हैरान रह गई और फिर कहने लगी, मैं आपकी वजह से परेशान हो गई थी। मुझे कमरे से मुसलसल आपके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मेरी बात सुनकर भाभी हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी और यूं बर्ताव करने लगी जैसे मैंने कोई अनोखी बात कहती हो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। मैं तो सोई हुई थी, आराम कर रही थी, जब अचानक दस्तक पर उठ गई।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस वक्त मुझे दो ही सूरतें लग रही थी कि या तो मैं पागल हूं या फिर भाभी झूठ बोल रही हैं। लिहाजा मैंने भाभी से कोई मजीद बहस नहीं की और अपने कमरे में दोबारा वापस आ गई। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। इस दौरान मैं भाई के साथ भी राब्ते में थी, लिहाजा मुझे पता चला कि भाई की वापसी मजीद लेट हो गई है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब इस नौकरी की हरकतें काबू से बाहर होती जा रही थी। वो ना सिर्फ मुझे बल्कि भाभी को भी खराब नजरों से देखने लगा था। एक दो बार मैंने उसे सख्त आवाज में बातें सुनाई तो बजाय शर्मिंदा होने की वो मुझे घूरने लगा। इस दिन मुझे पहली बार जिंदगी में इससे बहुत डर लगा था। तब मुझे महसूस हुआ था कि वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है। एक दिन मैं मामूल की तरह लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। मुझे तकरीबन 2 घंटों से भाभी की आवाज सुनाई नहीं दी थी। ना ही मैंने जाकर पूछा था। मुझे यही लगा था कि भाभी शायद अपने कमरे में लेटी हुई हो। न जाने फिर मेरे दिल में क्या आया। मैं भाभी के कमरे में चली गई, लेकिन वहां पर वो मौजूद ही नहीं थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो घर से बाहर नहीं गई। क्योंकि अगर वो घर से बाहर गई होती तो वो मेरे सामने से होकर गुजरती। दूसरी तरफ मुझे वो नौकर सुबह से दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे दोबारा से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। इसी एहसास को मद्देनजर रखते हुए मैं तेजी से नौकर के क्वार्टर की तरफ बढ़ी। न जाने क्यों मुझे वहां से मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रही हो। मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल भाभी का गया। मैं तेजी से भागती हुई नौकर के क्वार्टर की तरफ गई, जहां पर दरवाजा पहले से खुला हुआ था। मैं बगैर किसी डर के क्वार्टर के अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि मैंने आज फैसला कर लिया था कि अगर नौकर कोई हरकत कर रहा हो तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कमरे में पहुंचकर सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आ गिरे हों। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ कि कम से कम एक मर्द के क्वार्टर में जाने से पहले मुझे इजाजत तलब करनी चाहिए। यूं मुंह उठाकर किसी के भी क्वार्टर में नहीं जा सकते। टीवी पर एक बेहुदा फिल्म चल रही थी, जिसकी आवाज सुनकर मैं भागी चली आई थी। लिहाजा इससे पहले कि नौकर वहां पर आता, मैं तेजी से क्वार्टर से बाहर निकली और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि आदमी ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है, और वैसे भी हम दोनों औरतें इस घर में तन्हा हैं। अगर इसका बस चला तो ये हम दोनों को नुकसान पहुंचाने का मौका हाथ से जाने नहीं देगा। मैंने भाई को कॉल मिलाई और उन्हें इस बारे में बताना चाहा, लेकिन भाई का फोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। अब वो ऐसे इलाके में चले गए थे जहां पर सिग्नल बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लिहाजा मैंने फैसला किया कि शाम को खुद जाकर नौकर से बात करूंगी और उसे कहूंगी कि वो अब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से चला जाए। शाम के वक्त मैं उसके पास गई, लेकिन मुझ में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी बुरी आंखें थी, और मैं उसके सामने थोड़ी ही देर खड़ी रही कि भाभी तेजी से वहां पर आ गई और मुझे लेकर अपने साथ चली गई। उसके साथ ही उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम इस आदमी के सामने ज्यादा मत जाया करो। मैं भाभी से पूछना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन मैं पूछ नहीं सकी थी। दूसरी तरफ मेरी नजर अचानक भाभी की कलाई पर पड़ी, जो कि लाल थी, जैसे किसी ने उनकी कलाई को जोर से पकड़ा हो और इसे दबाया हो। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर उन्होंने जल्दी से अपनी कलाई छुपा ली और कहने लगी, कुछ भी नहीं, एक कीड़े ने काट लिया है जिसकी वजह से लाल हो गई है। ये कहते हुए भाभी मुसलसल अपनी नजरें चुरा रही थी, जिसे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रही हैं। लिहाजा मैंने उनसे ज्यादा नहीं कुरेदा और भाई के वापस आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि एक बात का मुझे अंदाजा था कि भाई जब वापस आएंगे तब ही सब कुछ ठीक हो सकता है। अब मुझे शिद्दत से भाई के वापस आने का इंतजार था। दूसरी तरफ अब भाभी और इस नौकर की मशकूक हरकतें बढ़ती चली जा रही थी। अब तो मुझे साफ महसूस होने लगा था कि वो नौकर भाभी के पास जाने के और उन्हें हाथ लगाने के बहाने ढूंढता है। एक दिन तो मैंने खुद एक मंजर अपनी आंखों से देखा था। मैं दबे कदमों की चंद में ही गई कि मेरा दिल चाह रहा था कि आज खामोशी से जाकर देखूं। भाभी किचन में खड़ी काम कर रही थी, जब अचानक वो नौकर वहां पर आ गया और जबरदस्ती भाभी के कंधे से कंधा टकराकर शेल्फ पर पड़ी चीजें उठाने लगा। ये देखकर मेरा पारा हाई हो गया। मैं तेजी से किचन का रुख किया और नौकर को डांटते हुए कहने लगी, ये अभी तुमने क्या हरकत की है? तुम्हें पता भी है कि अगर भाई को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हारा सर खोल देंगे। मुझे वहां पर देखकर भाभी पहले तो हैरान हो गई और फिर परेशान हो गई। फिर वो मुझे संभालते हुए कहने लगी, ये क्या हो गया है? तुम्हें किसी बातें तुम कर रही हो, इसकी कोई बात नहीं है, इसकी कोई भी गलती नहीं है, क्या कह रही हो? मैं ही गलत जगह पर खड़ी थी, एकदम से साइड पर हो गई, जिसकी वजह से इसका कंधा मेरे कंधे से लग गया। भाभी की बात सुनकर मैंने इनकी तरफ हैरानगी से देखा, जहां पर वो मुझे आंखों ही आंखों में पुरसुकून होने का इशारा कर रही थी। मेरा खून गुस्से से खौल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस नौकर का मुंह तोड़ दूं। लिहाजा मैंने इस नौकर को वहां से चले जाने का कहा। थोड़ी देर बाद वो नौकर वहां से चला गया और भाभी से कहने लगी,
आप कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं? मेरी बात सुनकर भाभी मुझे समझाते हुए अंदाज में बोली, तुम सिर्फ और सिर्फ गलत सोच रही हो और गलत समझ रही हो। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। वो मेरी बहुत इज्जत करता है। अब तुम ऐसी बातें करके उसके दिमाग में गलत चीजें मत डालो। मैंने एक शिकायत भरी निगाह भाभी पर डाली, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि वो भाभी को किस कदर साफ नजर से देखता था। अब तो मेरे दिल में ये शक भी बैठने लगा था कि शायद भाभी भी इस नौकर को पसंद करने लगी है। इसी वजह से वो इस दिन इसकी हरकतों पर नहीं बोली थी। आज भी उन्होंने मेरी तरफदारी करने की बजाय उसकी तरफदारी की है, और ये बात अब मुझे बुरी तरह से चुभने लगी थी। क्योंकि अगर ऐसा था तो भाभी मेरे भाई से बेवफाई कर रही थी, जो मैं किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिहाजा मैंने भाभी पर नजर रखना शुरू कर दी और कोशिश करने लगी कि ज्यादा से ज्यादा इनके करीब हो। इसे मैंने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से नोट की थी कि जैसे ही वो नौकर भाभी के पास आने लगता, मुझे वहां देखकर वो रुक जाता और फौरन ही रास्ता तब्दील करके निकल जाता, जिससे अब मेरा ये शक पुख्ता होता जा रहा था। और फिर एक दिन तकरीबन रात 12 बजे का वक्त था, जब अचानक मुझे शदीद प्यास लगी, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने हाथ बढ़ाकर पानी का जग उठाना चाहा, लेकिन वहां पर पानी मौजूद नहीं था। मजबूरन मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि प्यास की शिद्दत बहुत तेज थी। अमूमन मैं कम ही रात के वक्त कमरे से बाहर निकलती थी, और इसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ वो नौकर ही था, जिससे अब मुझे घिन आने लगी थी। मैं किचन से पानी पीकर वापस आ रही थी जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई किसी में खड़ा बातें कर रहा हो। मैं ठटक कर वहीं पर रुक गई और कान लगाकर बातें तो सुनने लगी, लेकिन आवाज थोड़ी धीमी थी, जिसकी वजह से मुझे कोई भी बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तो जैसे उसके हाथों मजबूर होकर मैं सहन की तरफ चल दी, और फिर वहां पर थोड़े ही फासले पर रुक कर देखने लगी, जहां पर नौकर और भाभी खड़े आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे थे। भाभी के चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रही थी वो, जबकि नौकर के चेहरे पर हमेशा की तरह शैतानियत फैली हुई थी, और वो बहुत ही अजीबोगरीब नजरों से भाभी को देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे भाभी बहुत मजबूर हो और वो नौकर उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। चंद लम्हे खामोशी की यूं नजर हो गए। अभी मैं वहां से जाने का सोच ही रही थी जब मुझे दोबारा नौकर की आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है सोचने के लिए, और वो आज की रात है। जितना सोचना है सोच लो, क्योंकि इसके बाद मैंने तुम्हें सोचने नहीं देना। फिर मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। नौकर की बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई और सोचने लगी कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद ये राज आश्कार हुआ कि नौकर दरअसल भाभी के कमरे में जाने की बात कर रहा था। भाभी को कह रहा था कि अगली रात इनके कमरे में आएगी और इस तरह वो अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल में आ गया कि मैं अभी जाकर इसका भांडा फोड़ दूं, लेकिन फिर मैं ये सोचकर रुक गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस नौकर को रंगे हाथों पकड़ूं और फिर उसको धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूं। इसीलिए मैं अगली रात का इंतजार करने लगी। इस वक्त मैंने जो सबसे बड़ी गलती कर दी थी वो ये थी कि मैं इनके सामने चली गई। मुझे वहां पर जाकर देखकर भाभी और नौकर दोनों ही परेशान हो गए। मैंने जब इस नौकर से पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसने निहायत ही आजी से कहा कि दरअसल बीवी की तबीयत खराब हो गई थी और ये काफी तकलीफ में महसूस हो रही थी, लिहाजा इनकी तबीयत पूछने के लिए मैं भी यहाँ पर आ गया। ये कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया, जबकि मैं भाभी का हाथ पकड़कर दोबारा कमरे में ले आई और इन्हें अपने सामने बिठाकर पूछने लगी कि क्या कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है और जिसकी वजह से आप काफी बेचैन हैं। मेरी बात सुनकर भाभी के चेहरे पर एक साया आकर लहराया। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब अचानक ही खामोश हो गई और कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस परेशान हो रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचती हो, इसी वजह से तुम्हें बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। लिहाजा इन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना सीखो। भाभी की बात सुनकर मैंने तेजी से इस बात में सर हिलाया और एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि मैं इन्हें कह दूं कि आज आप लोग जो बात कर रहे थे, मुझे इन तमाम बातों का पता चल गया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं जानती थी कि मैं जो ये सब कुछ इन बातों को बचाने के लिए कर रही थी, ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊंगी, बल्कि मेरी नजरों के सामने भाभी का वो हाल होगा जिसके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं इस वक्त खुद को बहुत अक्लमंद तसव्वुर कर रही थी, लेकिन इस वक्त मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई औरत और इस दुनिया में नहीं थी। इस रात मैं भाभी के सामने उनके साथ ही सोऊंगी, तो वो इतनी खुश हुई कि इनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती थी मैं। तब मुझे किसी हद तक ये महसूस होने लगा कि शायद भाभी इसने खुश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो इस नौकर के हाथों मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही है। अब न जाने वो नौकर भाभी से ये सब कुछ क्यों करवा रहा था, और भाभी उसकी हर बात क्यों मान रही थी। इसके पीछे भी कोई राज छुपा हुआ था जो मुझे यकीन था कि कल सामने आकर ही रहेगा।
कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा अगले दिन सुबह से ही भाभी बहुत परेशान थी और मुसलसल घड़ी की तरफ देख रही थी। भाभी को परेशान देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिक्र मत करें भाभी, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने दिल ही दिल में कहा। तकरीबन रात 8 बजे का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटी किताब पढ़ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान भाभी की तरफ ही था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और भाभी तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने हाथ में दूध का गिलास पकड़ा हुआ था। वो अक्सर मेरे लिए दूध लाया करती थी और वो अमूमन ऐसा तभी करती थी जब उन्हें मुझ पर ज्यादा प्यार आता था। शायद इन्हें भी, या फिर जब इन्हें ये लगने लगता था कि मैं कुछ ज्यादा ही दुबली पतली हो गई हूँ। इस रात मैंने भाभी के हाथों वो दूध पी लिया और यही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद मुझे शदीद नींद आने लगी और फिर थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो दिन के 8 बज रहे थे। सूरज की रोशनी कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। मैं ये देखकर बौखला गई और तेजी से बिस्तर से उठ गई। गुज़िश्ता रात का वाकया मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैं तेजी से भागती हुई भाभी के कमरे में गई जो अभी तक लॉक था। मैं जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी। थोड़ी देर बाद भाभी ने दरवाजा खोला। उनकी हालत मुझे बहुत खराब लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो मेरी बात सुनकर वो फीका सा मुस्कुरा दी और कहने लगी कि सब ठीक है। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। और फिर इस रात दोबारा भाभी मेरे लिए दूध का गिलास लाई, लेकिन इस बार मैंने उन्हें दूध का गिलास लिया, लेकिन मैंने इसे पीने के बजाय सिंक में गिरा दिया और थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकल गई, जहाँ पर भाभी के कमरे से चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लिहाजा मुझसे मजीद सब्र नहीं रहा और मैंने तेज से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। इस वक्त वो नौकर और भाभी दोनों ही बहुत बुरी हालत में थे। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहती, अचानक से भाई की बाहर से आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर वो नौकर तेज से वॉशरूम की तरफ भाग गया, जबकि मैं भाभी के पास गई और उनकी हालत दुरुस्त करने लगी। उसके बाद भाभी को लेकर कमरे से बाहर आ गई। वो नौकर न जाने कैसे वहां से भाग गया। उस दिन के बाद मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि वो नौकर भाभी का मंगेतर था, चूंकि भाभी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। हमने इनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लिया था क्योंकि मेरी अम्मी इस वक्त बहुत बीमार रहती थी और कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं था। इस वक्त मैं भी हॉस्टल में होती थी, लिहाजा हमने भाभी के घर वालों को पैसे देकर भाभी की शादी भाई से करवा दी। इस वक्त भाभी की मंगनी पहले से हो चुकी हुई थी और वो मंगनी उनकी नौकर के साथ हुई थी। यही वजह थी कि वो नौकर बहुत तैश में आ गया था और इसी वजह से भाभी से बदला लेना चाहता था और फिर वो नौकर बनकर इस घर में आकर काम करने लगा। इस तरह से वो भाभी को हरासा करने लगा। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि भाभी ने मुझे इस बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया। अगर वो पहले मुझे बता देती तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। लिहाजा मैंने भाभी से वादा किया था कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं इस नौकर को भी सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वो न जाने कहाँ पर चला गया था। दोबारा वो भी कभी लौट कर नहीं आया और भाभी दोबारा से अपनी जिंदगी में पुरसुकून हो गई। अब इन्हें अगर किसी छोटी सी बात से भी कोई परेशानी होती तो वो सबसे पहले मुझसे आकर तस्करा करती और मैं इन्हें इंतहाई ईमानदारी से इनका मसले का हल करने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।